हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम है। तो उसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में मेनली कंबशन पढ़ेंगे और फ्लेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंबशन। कंबशन क्या होता है? व्हाट इज कंबशन? व्हेन ए सब्सटेंस कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस, जैसे कि माना हमने ये एक सब्सटेंस है, ये हम लोग एक पेपर रख लेते हैं, ये एक सब्सटेंस है पेपर, ठीक है। अब देखिए, अब जब भी ये पेपर किसी हीट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये पेपर क्या पकड़ लेगा? ये पेपर फायर पकड़ लेगा और क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? ये हीट तो प्रोड्यूस करेगा ही, हीट प्रोड्यूस करेगा ना भाई। जब आग लगेगी इसमें तो हीट प्रोड्यूस होगी, ऊपर से लाइट भी प्रोड्यूस होगी। अगर आप लोग रात में जला के दिखेंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, दिन में तो नहीं दिखेगी, लेकिन रात को जरूर हीट दिखेगी। तो इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या चीज को प्रोड्यूस करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है और लाइट को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, हीट सब्सटेंस प्लस O2 इज इक्वल टू हीट प्लस लाइट। तो ये मैंने इसे केमिकल फॉर्म में लिख दिया, सब्सटेंस प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन इज इक्वल टू हीट प्लस लाइट, सिंपल। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। देखिए, कंबशन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, यानी कि 3 टाइप होते हैं बेसिकली। तो इन तीनों टाइप को पढ़ते हैं। सबसे पहले कंबशन हमारा एक पूरा चीज है, फिर उसका एक टाइप है रैपिड कंबशन, एक्सप्लोसिव कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो रैपिड कंबशन क्या होता है? सब्सटेंस प्लस O2 इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। यानी कि हमारी नॉर्मल चीज है, जब भी सब्सटेंस में O2 ऐड होगी उससे हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यही है। एक्सप्लोसिव में देखें, स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस। देखिए, दिवाली तो हर साल आती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा हैवी हैवी यानी कि बहुत ज्यादा तेज साउंड करने वाले पटाखे फोड़ते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस, जिनसे कि उन पटाखों से बहुत तेज तेज आवाजें भी आती हैं। तो यही सेम है हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन। तो जब भी कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और एक तेज वॉल्यूम छोड़ेगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारी एक्सप्लोसिव कंबशन कहलाएगी। फिर देखिए हम अपना स्पॉन्टेनियस कंबशन, विदाउट एनी हेल्प कंबशन ऑकर्स। यानी कि आपने जंगलों में देखा है, जंगलों में कई 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 जंगल जो होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली आग लग जाती है। जो पेड़ होते हैं वो ऑटोमेटिकली, हम लोग देखते हैं भाई जल रहे हैं, कैसे जल रहे हैं पता नहीं, किसी ने आग लगाई होगी, हम तो यही सोचते हैं ना, लेकिन नहीं। जब जंगलों में आग लगती है तो वो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। कैसे? देखिए, जैसे कोई जलता हुआ टुकड़ा जा रहा है, ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन है, अब हीट तो हो ही रही है, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी हमारे हीट बढ़ रही है। अब ट्रीज होते हैं, ट्रीज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ऐसी एक मीडियम से हीट भी मिल गया जो कि और आग लगवाता है उसमें, तो क्या होता है, उसमें ट्रीज में आग लग जाती है। और जैसा कि देखिए, ये हमारे ट्रीज हैं, ये रहे हमारे ट्रीज। तो जब एक पेड़ में आग लगी तो हवा होती है, अब हवा भी मीडियम है। देखिए, हवा इस एयर को, जो आग लगी हुई है उसके तिनकों को आगे भेजी जा रही है, जिससे कि इस वाले पेड़ में भी लगेगी आग, फिर उससे आगे वाले पेड़ में भी लगेगी आग। इसका मतलब एक पेड़ में आग लगती है, जलता पूरा जंगल है, ये है। तो ये हो गया हमारे कंबशन के टाइप। तो ये तो मैंने आपको सिंपल सिंपल भाषा में बता दिया है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं प्रॉपर, किन किन की, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोसिव कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन की। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच a substance comes in contact with oxygen in the air to produce a large amount of heat and light in the short time, in a short time। यानी कि जो मैंने आपको बता दिया है ऐसे ही सेम है। रैपिड कंबशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें
ये हमने एक सब्सटेंस बना दिया। अब ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे O2, यहाँ पे O2, यहाँ पे O2, ये सारे कहाँ जा रहे हैं? इस सब्सटेंस के पास जा रहे हैं। और कहाँ पर? एयर के अंदर। ये सारी एयर चलती है, ठीक है। तो जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है एयर के प्रेजेंस में, और टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, यानी कि अब देखिए ऑक्सीजन और सब्सटेंस मिल रहे हैं तो हीट और लाइट तो हमारी बेसिकली दो चीजें प्रोड्यूस होंगी लार्ज अमाउंट में इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि लार्ज चीजें प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि हीट प्रोड्यूस हो रही है लार्ज अमाउंट में, लाइट प्रोड्यूस हो रही है लार्ज अमाउंट में। लेकिन ये सब कुछ बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ है। जैसे कि हमने पेपर में आग लगा दी, बिल्कुल पेपर ने बहुत जल्दी से हीट पकड़ ली और फायर पकड़ ली पेपर में ने बहुत जल्दी से, और उससे हीट प्रोड्यूस हो गई बहुत ज़्यादा, लाइट प्रोड्यूस हो गई उससे बहुत ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें शॉर्टर टाइम में होके पेपर भी ख़त्म हो गया। तो ये हमारी रैपिड कंबशन होती है। तो ये हो गया हमारा रैपिड कंबशन। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन क्या होता है। It happens when the reaction occurs very rapidly to produce heat and light with a loud noise। यानी कि कहने का क्या मतलब है? एक्सप्लोसिव कंबशन वो कंबशन होता है जिसमें कि जो रिएक्शन यानी कि जो कंबशन होता है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जिसमें कि हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। लेकिन आप लोगों ने पटाखे फोड़े हैं, पटाखे फूटते हैं, इनमें से आप लोग देखेंगे आवाज ज्यादा होती है विद ए लाउड नॉइज, यानी कि आवाज तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है लेकिन आपने कभी भी हीट नहीं देखी होगी। उसमें हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन बहुत ज्यादा कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है। और लाइट भी ऐसी, लाइट नहीं देखी होगी आपने, धुआं जरूर प्रोड्यूस होता है लेकिन स्मोक निकलता है, लेकिन हीट और लाइट बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में निकलती है। तो यही होता है जब भी जो रिएक्शन होता है, जो कंबशन होता है दो चीजों के बीच में, यानी कि ऑक्सीजन और सब्सटेंस के बीच में। ये हमने सब्सटेंस मान लिया, ये हमारा सब्सटेंस है फायर क्रैकर। तो इसमें हमने ऑक्सीजन दी यानी कि फायर लगाई, तो यहाँ पर चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई। और ये क्या चीज है? ये एक बारूद है। इस बत्ती में हमने लगाई तो यहाँ पर क्या होने लग गया? कंबशन स्टार्ट होने लग गया, यानी कि यहाँ पर थोड़ा 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 आके होने लग गया। फिर अंदर जो भी सब्सटेंस भरा है उसमें जाकर हीट लगेगी, तो हीट लगेगी तो जो भी फायर का कंडक्टर होगा तो सीधा फटेगा। तो इस केस में क्या होता है? सीधा स्मोक प्रोड्यूस होता है, लेकिन हीट और लाइट कम प्रोड्यूस होती है, तो और बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइज प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया एक्सप्लोसिव कंबशन। अब देखते हैं हम हमारा आखिरी स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो अब देखते हैं हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन अ सब्सटेंस अनएक्सपेक्टेडली बर्स्ट्स इनटू फ्लेम विदाउट एनी अपीरेंट कॉज। यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन कब आता है, यानी कि कब होता है? इट ऑकर्स व्हेन अ सब्सटेंस अनएक्सपेक्टेडली बर्स्ट। एग्जाम्पल लेते हैं पेड़, पेड़ की पत्तियां, ये भी पेड़, ठीक है। तो अब इन पेड़ों की पत्तियों में आग लगी, जैसा कि हम बोल रहे हैं यहाँ पर आग लगी, अनएक्सपेक्टेडली बर्स्ट, यानी कि यहाँ पर हमने बोल दिया ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, आग लग गई। अब विदाउट एनी अपीरेंट कॉज, तो हमारी आंखों देखी चीज तो है नहीं कि आग कैसे लगी, क्या लगी, कहाँ लगी। तो आग लग गई जंगलों में, एक पत्ती में लगी। अब जब भाई एक पत्ती में लगी तो पूरे के पूरे पेड़ में तो लगेगी ही ना, 100% ही। देखिए ये वुड है, यहाँ पर आग लग सकती है, पत्तियां सूखी हुई हैं, यहाँ पर आग लग सकती है। तो ऐसे ही करते करते एक पूरा पेड़ तो जल जाएगा, लेकिन अब इन पेड़ों में भी मूव करेगी आग, हवा चल रही है ना, मूव करेगी, फिर ऐसी आगे मूव करेगी, फिर ऐसी पेड़ों में मूव करेगी, तो हवा के जरिए पूरा फॉरेस्ट जल जाएगा। तो ऐसी हमने तो देखा नहीं ना कैसे लगी आग, किस बंदे ने लगाई आग, कहाँ लगी, कैसे लगी, लेकिन पूरा जंगल जल के खत्म। तो एनी अपीरेंट कॉज, यानी कि हमने आंखों से नहीं देखा और फायर हो गई, यानी कि बिना किसी की हेल्प लिए जो फायर हो जाती है, जो कंबसन ऑकर हो जाता है, तो वो हमारी स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। तो ये हुए हमारे कंबशन के
पार्ट्स। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा आगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो कि हमारे पेपर्स में जरूर आएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं और हम लोग 5 पॉइंट और करेंगे आगे। तो फिर हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा बिना किसी डाउट के। तो अगर आपको और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बताया गया है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। वो सबसे कम टेम्परेचर जिसपे कि कोई भी चीज आग को पकड़ लेती है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि ये लीजिए पेट्रोल, ये लीजिए डीजल। पेट्रोल में आग लगाएंगे तुरंत जल जाएगा, लेकिन एज कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल पेट्रोल से लेट जलेगा। तो इसके पास ज्यादा कम कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू नहीं, इग्निशन टेम्परेचर। तो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा कम है, जिसकी वजह से पेट्रोल ने ज्यादा जल्दी फायर को कैच कर लिया। तो सेकंड पॉइंट देखें, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इग्निशन इन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर बात करेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की। वो क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, वो चीजें जिनकी, वो सब्सटेंस जिनके पास बहुत ही ज्यादा कम इग्निशन टेम्परेचर होता है पेट्रोल की तरह, एंड कैन इजीली कैच फायर, जो कि बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं, विच हैव विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। यानी कि हम लोगों ने कंबशन तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर कंबशन हो रहा है किसके साथ? एक फ्लेम के साथ, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सिर्फ ये चीज है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में क्या होता है, जो चीज होती है वो हमारी हीट प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है, और उनके पास एक कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, और वो क्या चीज स्पेशल करते हैं, वो एक आग के साथ जलते हैं। तो उन्हें हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। तीसरा देखें, मटीरियल दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट फॉर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस आर कॉल्ड फ्यूल्स। यानी कि वो मटीरियल, वो चीज, सामान जो कि जलाया जाता है टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, यानी कि वही कंबशन करने के लिए सामान को जलाया जाता है, फॉर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस, यानी कि इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों में फ्यूल के रूप पे यूज करा जाता है। तो ये कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। यानी कि इन्हीं कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो सामान जलाया जाता है, फ्यूल के रूप में यूज करा जाता है, उसी को हम लोग फ्यूल कह देते हैं। सिंपल। फ्यूल को हम लोग हिंदी में कह देते हैं ईंधन, जिससे कि कोई भी चीज, मशीन चलती है। फोर्थ देखें, ए वाइडली अवेलेबल, चीप, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड रेडिली कंबस्टिबल फ्यूल आर कॉल्ड आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि वाइडली अवेलेबल, यानी कि हमारे चारों तरफ अवेलेबल हो, हमारे आसपास की जो जगह है वहां पर अवेलेबल हो, और चीप हो, सस्ता हो, यानी कि हमारे वाइडली अवेलेबल होगा, हमारे आसपास अवेलेबल होगा इजीली, तो चीप ही होगा, और इजी टू ट्रांसपोर्ट, उसे ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी, यानी कि उसे हम लोग इधर से उधर ले जा सकते हैं आराम से। एंड रेडिली कंबस्टिबल फ्यूल, जो कि बहुत ही आसानी से फायर को पकड़ सकता है, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग उसके साथ कंबशन कर सकते हैं, बिल्कुल पेट्रोल की तरह। कंबस्टिबल फ्यूल आर कॉल्ड आइडियल फ्यूल, यानी कि यही है वो सामान, वो फ्यूल, हम लोग बोलेंगे वो फ्यूल जो कि चीप हो, हमारे आसपास अवेलेबल हो, और ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो, और रेडिली कंबस्टिबल हो, तो वो क्या कहलाता है? आइडियल फ्यूल कहलाता है। और एक खास बात और है आइडियल फ्यूल की, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ ओरली। तो आइडियल फ्यूल जो होते हैं वो हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करते। जैसे कि हम लोगों ने पेट्रोल होता है, पेट्रोल को हम लोग व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, लेकिन पेट्रोल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
तो आइडियल फ्यूल ऐसी कोई भी हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करता है, तो जिससे कि क्या होता है, आइडियल फ्यूल एक हमारा रेयर फ्यूल हो गया है। तो आजकल हम लोग देख लें, लकड़ी ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा कचरा ले लें, प्लास्टिक्स ले लें, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस हैं। और हम लोग ले सकते हैं कोल ले लें, कोल में भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी आइडियल फ्यूल एक बहुत ज़्यादा रेयर फ्यूल हो गया है। हम लोग किसी भी हमारे आसपास के जो जनरल फ्यूल होते हैं उन्हें हम लोग आइडियल फ्यूल का टाइटल नहीं दे सकते, तो सारे फ्यूल्स का हम लोग सिर्फ फ्यूल ही कहकर छोड़ देते हैं। तो आइडियल फ्यूल तो हमारे नेचर में अब रहा ही नहीं है जो जिससे कि हार्मफुल गैसेस ना निकले। तो ये हो गया हमारा 4 पॉइंट्स। अब हम लोग हमारे आगे के 5 पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे कि चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स। तो पहला देखें, यानी कि हमारा 5th है ये, द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ ए फायर इज नोन एज फ्लेम। यानी कि जो फायर होती है, जो हमारी आग होती है, वो हमें एक ऐसे टाइप में दिखती है ना। तो जो फायर का विजिबल पार्ट होता है, जो हमें ये पार्ट दिखता है आग का, उसे हम लोग फ्लेम कहते हैं। तो चैप्टर में फ्लेम का जिक्र हुआ है तो फ्लेम के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ना कि फ्लेम भी क्या होता है। तो फ्लेम होता है ए विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ फायर इज नोन एज फ्लेम। तो सेकंड देखें, 6th देखें, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए ये चीज आपके अच्छे से दिमाग में आई नहीं होगी, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करा गया है। ये इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है कहने का मैं आपको बताता हूँ कि हीट एनर्जी पता है क्या होती है। जो एनर्जी होती है हीट वाली, उसे हीट एनर्जी कहते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा 1 kg पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल है, लिक्विड है पेट्रोल, तो ये हमने बोल दिया 1 लीटर पेट्रोल है। तो इसमें क्या होता है, अब हमने इसमें आग लगाई तो इसमें जितनी भी हीट एनर्जी निकलेगी, आग जलाने पर, इसको कंबस्ट करने पर इसमें से हीट निकलेगी, तो वो जितनी भी हीट निकलती है उसे हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कहा गया ना, द अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट की क्वांटिटी होती है, हीट की अमाउंट होती है, प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। यानी कि जितना भी केजी फ्यूल लेंगे हम लोग, उस फ्यूल के हिसाब से, उस फ्यूल की क्वांटिटी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कह देते हैं, जितनी भी मैक्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिंपल। फिर देखें 7th, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। यानी कि जो यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू को नापने की, कैलोरीफिक वैल्यू जो वैल्यू होती है एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर सेकेंड। यानी कि जो कैलोरीफिक वैल्यू की नापने की यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, किलो जूल, KJ, किलो जूल, KILOJOULE, इसे किलो जूल लिखेंगे, किलो जूल पर केजी, पर किलो के हिसाब से किलो जूल से हम लोग क्या करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को नापते हैं। फिर देखिए हमारा 8th, द रेन विच कंटेन सेवरल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एयर इज कॉल्ड एसिड रेन। यहाँ पे एसिड रेन की बात हुई है। यानी कि देखिए जो रेन होती है, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, जो हमारे पहली बार रेन होती है, यानी कि साल में पहली बार रेन होती है, उसे हम लोग कह देते हैं कि ये एसिड रेन है, इसमें मत नहाओ। बहुत सारे लोग नहाते हैं ना, तो यहाँ वो बोल देते हैं एसिड रेन है, इसमें मत नहाओ। क्यों नहीं नहाए, क्योंकि जो रेन होती है वो कुछ गैसेस को कंटेन करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को कंटेन करती है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे नहीं कि नेचुरली ही आ रही है रेन में मिलके, तो वो हम लोगों ने रिलीज्ड इन द एयर, यानी कि जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ से गैसेस एयर में ही छोड़ दी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा तो धुएं निकलते रहते हैं, आगों की भट्टी होती है जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, वहाँ पर बड़े बड़े आपने भट्टियाँ देखी होंगी, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा धुआं एयर में छोड़ देते हैं। कोई कुछ भी करे
छोड़ दिया उन्होंने एयर में। ऐसी इंडस्ट्रीज में होता है, तो ऐसी बहुत सारी गैसेस वो एयर में छोड़ देते हैं, फिर जो रेन होगी वो उन गैसेस को लेके ही तो आएगी हमारी दोबारा जमीन पे। तो इसीलिए बोला जाता है उस रेन में नहीं नहाना चाहिए, वो रेन एसिड रेन होती है। हमारा 9th देखें, द कटिंग ऑफ ट्रीज एट ए लार्ज प्लेस इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। ये तो हमने प्रीवियस 2 क्लास हमने कर ली, 6th 7th दोनों में पढ़ा है डिफोरेस्टेशन क्या होता है। जो ट्रीज होती हैं, ट्रीज का लार्ज एरिया में कटिंग को हम लोग डिफोरेस्टेशन कहते हैं, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर इतनी सारी बात होगी, तो अब हम लोग एक चीज की बात कर लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है। तो आजकल न्यूज आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। कैसे? ये चीज़ का कारण भी हम ही है, बहुत ज़्यादा एयर में पोल्यूशन फैला रहे हैं, गैसें रिलीज कर रहे हैं। तो अब देखिए कैसे बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग। ये हम लोगों ने बोला ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर से ऊपर तो हीट है, हार्मफुल गैसेस हैं, तो इन्हें कवर करने के लिए हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है। जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को आने से रोकती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो अब ये ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग हार्मफुल गैसेस को हमारे इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, भट्टियों से, ईंटों की भट्टियों से हम लोग गैस रिलीज कर करके डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। हमारी ओजोन लेयर भी है जो कि डिक्रीज होती जा रही है, जिससे कि सन की लाइट बहुत ही ज़्यादा आती जा रही है। जैसे कि हमारे आप लोगों ने देखा सर्दियों में तो बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा सर्दी रही, लेकिन गर्मियों में देखिए 45 से नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस से। तो यही होता है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कम हो रही है, जिसमें हमारी ओजोन लेयर भी आती है। तो ओजोन लेयर नहीं, ओजोन गैस आती है। ओजोन लेयर तो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। तो ऐसे ही ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है वो कम होती जा रही है, हीट अंदर आ रही है। तो हीट अंदर आ रही है तो हमारे एनवायरमेंटल एयर में ही तो आ रही है वो हीट। तो एनवायरमेंटल एयर क्या कहलाती है? हमारी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो वही ग्लोबल वार्मिंग हीट आ रही है उसमें और वो इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मेन कॉज ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर्स में हमारे साइंटिस्ट्स ने फाउंड करा है कि कोरोना वायरस आया था हमारा कोविड-19 2019 में आया था। तो इस जितना हार्मफुल कोरोना वायरस था उससे दुगने हार्मफुल वायरसेस हमारे ग्लेशियर्स से निकलते जा रहे हैं, जिससे कि जिसका मेन रीजन क्या है, हम ह्यूमंस जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, उसे दावत दे रहे हैं हम लोग कि ग्लोबल वार्मिंग इसे ग्लेशियर्स को पिघला और वायरसेस को फैला। तो ग्लोबल वार्मिंग को ही हमें कम करना है सबसे ज़्यादा, जिससे कि क्या होगा, हमारे लिए ही भला होगा कि वायरसेस प्रोड्यूस नहीं होंगे, गर्मी नहीं होगी और लोग अच्छे से अपनी लाइफ जी पाएंगे। तो ये तो हो गया है हमारा पॉइंट्स हो गए हमारे। हम लोगों ने कंबशन के बारे में पढ़ लिया, कंबशन कितने टाइप के होते हैं, क्या कौन कौन सा टाइप होता है, कैसे कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम लोग फ्लेम, मोमबत्ती के बारे में देख लेते हैं, एक छोटी सी चीज़। तो चलिए अब हम लोग एक कैंडल को ड्रॉ करके उसका डायग्राम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। यानी कि ये मैंने एक कैंडल बनाई है, इसकी फ्लेम है, ये हमारी फायर की एक गैशियस फॉर्म है जिसे हम लोग फ्लेम कहते हैं। तो एक कैंडल की फ्लेम है, मोमबत्ती में हम आग लगा देते हैं, ये वो वाली फ्लेम है। और इसके जोन्स को हमने बताया है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे कैंडल का सबसे बाहरी रूप, जो कि हमने ब्लू देखा है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है कैंडल का सबसे बाहर वाला, ये कौन सा एरिया है, हॉटेस्ट पार्ट, ये सबसे ज्यादा हॉट होता है। क्यों होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिर बीच वाला हिस्सा, हॉटेस्ट के अंदर वाला, तो ये कौन सा है, मॉडरेट हॉट, यानी कि मीडियम लेवल पे हॉट है। फिर देखें हम लोग लीस्ट हॉट, यानी कि जो सबसे अंदर का हमारा हिस्सा होता है, ब्लैक व्हाइट होता है, कुछ भी नहीं दिखता हमें, उसके अंदर सिर्फ व्हाइट दिखता है, तो वो हमारा सबसे कम हॉट होता है।
तो अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे कि क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे होता है। जो हमारा आउटर जोन है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन, तो यहाँ पर आउटर जोन है सबसे ज्यादा बाहरी एरिया फायर का फ्लेम का। तो कंप्लीट कंबशन, अब कंप्लीट कंबशन का मतलब नहीं समझे भैया, कंबशन तो होता ही है, कंप्लीट कंबशन क्या हो गया अभी देखिए। अंदर वाले हिस्सों को छोड़ दीजिए, बाहर वाला हिस्सा है, बाहर ऑक्सीजन है, तो बाहर वाला हिस्से को, जो बाहर वाली फ्लेम का जोन है, उससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। और फायर को बर्न होने के लिए किस चीज का सपोर्ट चाहिए, ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए। जब तक कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो फायर नहीं पकड़ेगा। तो यहाँ पर तो बाहर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तो बाहर वाली जो लेयर है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में सबसे ज्यादा है, इसी की वजह से वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है और कंबशन बिल्कुल कंप्लीट है, जो कि ब्लू कलर की होती है। मिडल पीस जो देखें हम लोग, मिडल जोन है जो कि मॉडरेट हॉट होता है। तो मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, यानी कि जो बाहर वाला कंबशन था, जो बाहर वाला जोन था, उसके अंदर आ गए हम लोग मिडल जोन, जिसमें कि पार्शियल कंबशन होती है, मीडियम लेवल की कंबशन होती है, ज़्यादा इसके बराबर हॉट भी नहीं होती, और जो हमारा सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसके बराबर ठंडी भी नहीं होती। तो मीडियम लेवल की होती है पार्शियल कंबशन। इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर, जो ये जो मिडल जोन होता है वो येलो कलर का होता है, आपने देखा होगा। फिर देखें, जो इनर मोस्ट जोन है अनबर्न्ट वैक्स वेपर का, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये देखिए, ये हमने देखा यहाँ पर, इसे ब्लू पेन से कर देता हूँ ना। ये जो इतना हिस्सा है ये इनर मोस्ट जोन कहलाएगा, और ये इनर मोस्ट जोन कहलाएगा, जो कि अंदर क्या होगी, यहाँ पर हमारी वैक्स इकट्ठा हो जाएगी ना, फ्लेम हमारी ऐसे रहेगी, ये बिल्कुल अंदर तक जाएगी। तो इस हिस्से में जो हमारी वैक्स वेपर होगी, जो वैक्स होगी वो पिघल कर आएगी, और यहाँ पर बत्ती भी होगी तो बत्ती तो जलेगी नहीं ना, तो उस जगह पर वैक्स की वजह से कंबशन नहीं होगा, उसके बाहर वाले एरियाज पर कंबशन होगा, जो कि यहाँ पर बोला गया है लीस्ट हॉट, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कम हॉटनेस होती है इन दोनों के मुकाबले में, बीच वाला और सबसे बाहर वाला। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा कम हॉट होती है। हम लोग आंखों से देखेंगे, किसी भी दिए को देखेंगे, हम लोग पूजा करते हैं तो उस दिए में हमें बाहर का जोन दिख जाएगा ब्लू कलर का, अंदर का जोन दिख जाएगा येलो कलर का, लेकिन सबसे अंदर का जोन जो हमारा लीस्ट हॉट होता है वो हमें वाइट दिखेगा, बत्ती नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वहाँ पे अनबर्न्ट वैक्स के वेपर्स होते हैं और हमें कुछ भी नहीं दिख सकता। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा आज का टॉपिक कंबशन एंड फ्लेम। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अब हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोस हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।